नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक्स कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमारे मानवीय स्वभाव का आईना रही है, गुफा और सिक्का। ये सिर्फ कोई मामूली किस्सा नहीं है, बल्कि ईमानदारी और लालच के बीच के उस जबरदस्त टकराव का एक सटीक उदाहरण है, जिसे हम अपनी असल जिंदगी में भी रोज देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे अर्थों को डिकोड करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जरा इस एक गहरे सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए, क्या होता है जब किसी की पूरी ईमानदारी को सजा दे दी जाए और दूसरी तरफ एक खतरनाक लालच बिल्कुल बेकाबू हो जाए। ये सवाल इस पूरी कहानी का आधार है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन जब हालात एकदम उल्टे हो जाएं, तब इंसान का असली कैरेक्टर कैसे बाहर आता है, यही तो हमें आज समझना है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ईमानदार किसान का जीवन। आइए एक बेहद शांत लेकिन अभावों से भरे जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है धनिया से। धनिया एक बहुत ही गरीब लेकिन बेतहाशा मेहनती किसान है। परिवार में बस उसकी बूढ़ी माँ है और एक छोटी सी बेटी गौरी। धनिया का उसूल बड़ा सीधा है, सूरज उगने से पहले उठो और पसीना बहाकर अपनी मिट्टी से अनाज उगाओ। उसका अनाज एकदम शुद्ध है और वो सिर्फ अपनी मेहनत का सही दाम मांगता है, इसीलिए पूरा गांव उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। अब इसी गांव में एक और इंसान है, लालाचंद सेठ। सेठ जी बहुत अमीर व्यापारी हैं, लेकिन उनकी दौलत के पीछे मिलावट और भारी मुनाफाखोरी का खेल है। अब होता यह है कि जैसे जैसे लोग धनिया की ईमानदारी को पहचानने लगते हैं, सेठ के ग्राहक टूटने लगते हैं, यानी सीधे सीधे नैतिकता और मुनाफे का टकराव। इन सब के बीच धनिया की सोच एकदम साफ है। उसका मानना है कि ईश्वर मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जब लालाचंद सेठ भरे बाजार में धनिया की गरीबी का मजाक उड़ाता है, उसे धमकियां देता है, तब भी धनिया अपना आपा नहीं खोता। वो बिल्कुल शांत रहता है और अपने रास्ते से नहीं भटकता। और सच कहूं तो उसका यही अडिग विश्वास इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लालची व्यापारी की साजिश। जाहिर सी बात है, सेठ से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी ये बिजनेस वाली जलन जल्दी एक बहुत ही खतरनाक साजिश में बदल गई। सेठ ने धनिया को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान ली और एक एक करके क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले बाजार में बेइज्जती की, जब उससे बात नहीं बनी तो रात के अंधेरे में धनिया के लहलहाते खेतों में जहर डलवा दिया। सोचिए, उसकी पूरी फसल रातों रात बर्बाद हो गई। और जब धनिया ने इसके खिलाफ पंचायत जाने का सोचा तो सेठ ने एक और घटिया चाल चली। धनिया की झोपड़ी में अपनी ही सोने की अंगूठी छिपा दी और खुद जाके गांव की पंचायत बुला ली। एक सीधे साधे इंसान को तबाह करने का ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। और यहां से शुरू होता है तीसरा भाग, जंगल में निर्वासन। एक बेहद दर्दनाक मोड़। ये कहानी का वो पल है जो सच में दिल तोड़ देता है। पंचायत बैठती है, घर की तलाशी होती है और वो अंगूठी मिल जाती है। नतीजा, गांव वालों ने धनिया के जीवन भर के ईमानदार चरित्र को भुलाकर उन गड़े हुए झूठे सबूतों पर यकीन कर लिया। जो इंसान जिंदगी भर ईमानदारी से जिया, उस पर चोरी का दाग लग गया। बिना सच जाने पंचायत ने एक बेहद अन्यायपूर्ण फैसला सुनाया और धनिया और उसके परिवार को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। जरा सोचकर देखिए, एक झटके में किसी से उसका घर, जमीन और सम्मान सब कुछ छीन गया। धनिया अपनी रोती हुई बूढ़ी माँ और छोटी बच्ची को लेकर एक घने अनजान जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहां काले बादल और एक भयानक तूफान उनका इंतजार कर रहे थे। अब हम कहानी के चौथे पड़ाव पर हैं, गुफा का छिपा हुआ रहस्य। अब कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। उस भयंकर तूफान और अंधेरी बारिश से बचने के लिए धनिया और उसका परिवार एक पुरानी विशाल गुफा में पनाह लेते हैं। ये कोई मामूली गुफा नहीं थी। गांव वाले इसके पास भटकने से भी डरते थे, लेकिन उस रात यही गुफा उनके लिए किसी जीवन दान से कम नहीं थी। और फिर देखिए कुदरत का खेल। वो गुफा सिर्फ उन्हें तूफान से ही नहीं बचाती, बल्कि अगले दिन जब छोटी गौरी उस गुफा में झाड़ू लगा रही होती है तो पत्थरों के बीच उसे अचानक कुछ मिलता है। क्या? सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। ऐसा लगा मानो खुद ब्रह्मांड ने उनकी अटूट ईमानदारी का उन्हें ये इनाम दिया हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि धनिया ने उस खजाने का क्या किया? क्या वो विलासिता में डूब गया? बिल्कुल नहीं। उसने उस सोने से कोई आलीशान महल नहीं खड़ा किया। उसने पास के ही एक गांव में एक बहुत ही छोटा घर खरीदा, एक छोटा सा खेत लिया और वापस उसी काम में लग गया जो उसे सबसे ज्यादा अजीज था, ईमानदारी की खेती। उसने अपनी वैल्यूज से कोई समझौता नहीं किया और इसी वजह से उस नए गांव में भी उसने जल्दी ही सबका सम्मान जीत लिया। लेकिन ठहरिए,
जैसे जैसे धनिया के दोबारा बसने और अमीर होने की खबर उड़ते उड़ते लालच चंद सेठ तक पहुंची, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या लालच का अंत हमेशा विनाश होता है? क्योंकि अब सेठ की आंखों में फिर से वही खौफनाक चमक लौट आई थी। उसे पता चल चुका था कि ये सारा धन उस जंगल की गुफा से आया है। और यही है हमारा 5वां भाग, लालच का जाल, सेठ की अंधी हवस। अब फोकस वापस सेठ पर। सेठ की लालच की भूख कभी मिटने वाली तो थी नहीं। उसने सोचा, अगर धनिया को वहां एक थैली मिली है तो अंदर पक्का कोई बड़ा खजाना दबा होगा। बस इसी अंधी हवस में वो बिना किसी को बताए उस डरावनी गुफा में घुस गया और पता है, उसे वहां खजाना मिल भी गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही उसने वो थैली उठाई, वो पूरी गुफा अचानक एक भूल भुलैया में बदल गई। सेठ 3 दिन और 3 रात तक बिना अन्न जल के उस अंधेरे में पागलों की तरह भटकता रहा। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मौत को एकदम करीब से देखकर तब जाकर उसे एहसास हुआ, ये खजाना मेरे लिए वरदान नहीं, बल्कि मेरी ही मौत का फंदा बन गया है। जरा इस फर्क को देखिए, एक ही जगह लेकिन 2 अलग अलग लोगों के साथ उसका बर्ताव एकदम अलग। धनिया को सोना महज इत्तेफाक से मिला, उसकी नीयत साफ थी, इसलिए उस सोने ने उसके परिवार को सुरक्षा दी। और दूसरी तरफ सेठ, उसने लालच में आकर उस खजाने को चाहा और उसी गुफा ने उसे मौत के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया। साफ है ना? सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इरादों की शुद्धता का था। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सच्चाई और अंतिम इनाम। तो सेठ का आखिर हुआ क्या? देखिए, सच्चाई को आप ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। सेठ उस गुफा से जिंदा तभी बाहर निकल पाया जब उसने लालच छोड़ दिया और उस सोने के थैली को वहीं जमीन पर फेंक दिया। वो गांव वापस जरूर लौटा, लेकिन अब वो कोई घमंडी व्यापारी नहीं था। वो एक टूटा हुआ, पछतावे से भरा इंसान था जिसे अपने किए की असली कीमत समझ आ गई थी। और फिर कुदरत का चक्र पूरा हुआ। सेठ का वो पुराना षड्यंत्र सबके सामने आ गया। गांव वालों को धनिया की बेगुनाही का एहसास हुआ। जिस पंचायत ने धनिया को निकाला था, उसी के सरपंच ने जाकर धनिया से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सेठ को ठीक वही सजा मिली जो उसने धनिया को दी थी। सेठ को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। इसी को हम कर्म या न्याय कहते हैं। ये कोई किताबी या अमूर्त बात नहीं है। ये एक सीधा सा सिद्धांत है कि इंसान के कर्म, चाहे वो शांति से की गई ईमानदारी हो या शोर मचाने वाला अंधा लालच, आखिर में वही उसकी नियति तय करते हैं। धनिया की शांत ईमानदारी और सेठ का शोर मचाने वाला लालच, दोनों को बिल्कुल वही मिला जिसके वो असल में हकदार थे। अगर हम धनिया की सफलता को गहराई से देखें तो सच कहूं तो उन सोने के सिक्कों का कोई खास रोल था ही नहीं। उसकी असली दौलत तो कुछ और ही थी। 50% उसकी बेदाग ईमानदारी, 30% उसकी वो अटूट मेहनत और 20% उसके परिवार का वो प्यार जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा रहा। बस यही वो असली खजाना था जिसे लालचंद सेठ चाहकर भी कभी समझ नहीं पाया। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां शॉर्टकट्स और तुरंत मिलने वाले फायदों की अक्सर तारीफ होती है, क्या हमने वो धीमी और शांत जीत का इंतजार करने की हिम्मत है? वो जीत जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलने से मिलती है। धनिया की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सच की जड़ें भले ही गहराई में हों, उन्हें पनपने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो कभी उखड़ती नहीं है। आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।